पिछली क्लास में हमने प्रोकैरियोट्स कोशिका के बारे में पढ़ा था। प्रोकैरियोट कोशिका में झिल्ली रहित अंग पाए जाते हैं, जिसे राइबोसोम। कशाभिका में तो झिल्ली रहती है, लेकिन प्रोकैरियोट कशाभिका में झिल्ली नहीं होती है। अब यूकेरियोट कोशिका में पढ़ते हैं। यूकेरियोट कोशिका में फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, ये चारों जगत आते हैं। तो प्रोटिस्टा और फंजाई को अगले किसी और अध्याय में पढ़ेंगे। अभी यूकेरियोटिक कोशिका में पादप और जंतु जगत को देखते हैं। पादप जगत और जंतु जगत। यूकेरियोटिक कोशिका के दो जगत, पादप और जंतु। पादप और जंतु में अंतर देखते हैं। पादप और जंतु में मेन अंतर जो है वो परपोषी। पादप पर जंतु परपोषी होता है, मतलब जंतु अपने पर निर्भर नहीं है खाना के लिए, जबकि पादप दूसरे पर निर्भर है नहीं है। जब जंतु पौधों पर निर्भर है, तो जंतु पहला परपोषी होते हैं और ये स्वपोषी। तो पादप कोशिका में ऐसा क्या है जो कि उससे भोजन ला सकता है? तो अंग का नाम है हरित लवक। इनमें हरित लवक नहीं होते हैं। इसमें फिर माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, रसधानी, केंद्रक आदि सारे अंग उपस्थित होते हैं। तो ये पादप जगत, पादप के अंग हुए। और जंतु में कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति जंतु में नहीं होती है, पादप में होती है। रसधानी भी जंतु में नहीं होती है, पादप में होती है। केंद्रक इसमें भी रहेगा। इसमें अंतःपरद्रव्य जालिका होती है। आदि अंग इसमें भी होते हैं। सभी अंगों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पादप, अब पहले पादप की संरचना बनाते हैं। पादप कोशिका किस प्रकार की होती है? ये पादप कोशिका का रसधानी हो गया। ये केंद्रक और ये केंद्रक झिल्ली। ये माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके चारों तरफ ये यहाँ पर कोशिका झिल्ली। इसके सबसे बाहरी और कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली, और ये कोशिका द्रव्य हो गया। कोशिका द्रव्य, इसके अंदर छोटे छोटे राइबोसोम्स भी होते हैं। ये राइबोसोम, और इसके बाद केंद्र हो गया कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। और यहाँ पर छोटे छोटे वर्णक होते हैं जो हरित लवक होते हैं।
प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। ये एक पादप कोशिका की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है कि पादप कोशिका इसी तरह की होती है। अब जंतु कोशिका में क्या होगा? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होगी, फिर ये हरित लवक नहीं होंगे और स्थानीय नहीं होगी। पादप और जंतु में अंतर क्या है कि जंतु में ये तीन चीज नहीं होता है, हरित लवक, कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति हो गया, हरित लवक हो गया और एक रसधानी। ये तीन चीज पादप कोशिका में नहीं, जंतु कोशिका में नहीं होती है। और पादप कोशिका में तारककाय उपस्थित नहीं होता है, जंतु कोशिका में तारककाय उपस्थित होता है। जंतु कोशिका की संरचना इसी है। ये एक सामान्य जंतु कोशिका की संरचना है। ये सबसे बाहर इसकी कोशिका झिल्ली, ये माइटोपैथी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, ये कोशिका द्रव्य, ये तारक का, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें छोटे छोटे राइबोसोम्स भी होते हैं। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसके आगे हम सबसे पहले कोशिका झिल्ली पढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। अब कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। तो कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है और कोशिका झिल्ली की खोज सबसे पहले लाल रक्त कोशिका में की गई थी। कोशिका झिल्ली को खोजा गया था जिस मॉडल से, उसको तरल किरमिर मॉडल कहा गया था, यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया था। एनसीईआरटी की लाइन से देखते हैं। सबसे पहले 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो चुका था। तो ये एक डाटा है, इसको याद रखना है। 1915 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब खोज हो गई थी तभी कोशिका के अंतर झिल्ली मतलब कि कोशिका के अंदर की सारी संरचना का अध्ययन संभव हुआ था। इस बीच मनुष्य के लाल रक्त कणिका और कोशिका की रासायनिक अध्ययन में जीव झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में पता चला, तभी लाल रक्त कोशिका में खोज की गई थी। तो कोशिका झिल्ली में दो चीज होती है, फास्फोलिपिड, लिपिड और फैटी एसिड। लिपिड और फैटी एसिड से कोशिका झिल्ली बनता है। उसका सबसे छोटा इकाई ये होता है, इस तरह से। इसका ये जो भाग है ये लिपिड का बना होता है और ये फैटी एसिड, बस ये अम्ल। ये कोशिका झिल्ली में बाहर की तरफ होता है और ये अंदर की तरफ। लिपिड फास्फोलिपिड होता है,
मतलब इसमें फास्फोरस भी जुएंट है। अब लिपिड जो फास्फोलिपिड है वो जलरागी है, मतलब कि वो जल से उसको प्रेम है, या बोल सकते हैं कि जल को वो पसंद करता है। तो अगर हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो हम उसको आने जाने देंगे। तो इसी तरह लिपिड जल को आने देता है, लेकिन अंदर का जो फैटी एसिड है वो जल से मतलब विरागी है, जल को वो पसंद नहीं करता है। तो जल यहाँ तक तो आता है, लेकिन इसके अंदर जल नहीं आ पाता है। ये जल विरागी। और ये जल रागी, हाइड्रोफिलिक। और ये हाइड्रोफोबिक। तो लिपिड की संरचना में, कोशिका झिल्ली की संरचना में ये पहला चीज लिपिड और ये बसिया अम्ल। अब दूसरा चीज प्रोटीन रहता है। प्रोटीन कोशिका झिल्ली के अंदर भी हो सकता है या बाहर भी हो सकता है। तो इस तरह के दो प्रकार के प्रोटीन हो गए। अंगभूत दो प्रकार के प्रोटीन हो गए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो जो इंट्रिंसिक होते हैं वो इसी में बीच बीच में प्रोटीन इस तरह से धसे हुए रहते हैं। तो ये लिपिड हो गया और ये प्रोटीन। तो लिपिड और प्रोटीन इसी तरह से घुसे हुए रहते हैं। अगर एक्सट्रिंसिक की बात करें तो लिपिड इस तरह से और प्रोटीन इसके इस तरह से रहेगा। मतलब लिपिड प्रोटीन बाहर की तरफ रह सकता है, मतलब इसके बीच में नहीं रहेगा। तो प्रोटीन के प्रकार और भी चीज इसमें कोशिका झिल्ली में एक कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का कार्य जिस कोशिका झिल्ली को स्थायित्व देना है। तो कोलेस्ट्रॉल से कोशिका झिल्ली को स्थायित्व मिलता है। तो लाल रक्त कोशिका की जब खोज हुई थी तो उसकी कोशिका झिल्ली में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड मिला था। इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन ज्यादा मात्रा में रहता है। तो इसका जो वेरिएशन है ये उपयोग के अनुसार बदलता रहता है। अगर हमको कहीं पर ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है या फिर कहीं ज्यादा हमको पोषक तत्व चाहिए तो ये प्रोटीन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोटीन एक टनल की तरह होता है, गुफा की तरह की, जिसकी बाहर की चीज को अंदर आने देता है। जैसे कि यहाँ पर ये प्रोटीन और लिपिड है, तो लिपिड से कुछ नहीं आ जा सकता है, लेकिन ये प्रोटीन की तरफ से ये रास्ता है, एक टनल है, गुफा की तरह होता है, जिससे कि कुछ भी आ जा सकता है। और इस पर एक रिसेप्टर लगे होते हैं जो कि आने वाले जाने को नियंत्रित करते हैं। और कोशिका झिल्ली में मेनली यही तीन स्ट्रक्चर होता है, लिपिड, प्रोटीन और एक कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड। लिपिड के अनेक तरह के हो सकते हैं, ये ग्लाइकोलिपिड हो सकता है, फॉस्फोलिपिड हो सकता है। तो ये लिपिड वहाँ पर उसकी संरचना पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के लिपिड होते हैं। अब कोशिका झिल्ली की संरचना पढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी है? तरल किण्वित नमूना। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये 1972 में श्रिंगर व निकोलसन ने दिया था। 1972 में श्रिंगर और निकोलसन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वही कोशिका झिल्ली की संरचना को स्पष्ट रूप से समझा सका था कि कोशिका झिल्ली में ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। अब कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर बनाते हैं।
ये कोशिका झिल्ली की एक संरचना हुई, सामान्य संरचना की कोशिका झिल्ली इस तरह की होती है। अब कोशिका झिल्ली में ये जो है ये लिपिड हो गया और ये लिपिड हो गया, ये प्रोटीन हो गया जो कि कोशिका के अंदर में, कोशिका झिल्ली के अंदर धंसा हुआ है, तो इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। और ये इसके बाहर है, इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। ये ग्लाइकोलिपिड सतह है। इससे क्या होता है ना, इससे कोई हमको संरचना मतलब क्या, हमको कुछ पहुंचाना है, कोई संदेश पहुंचाना है, तो यहाँ पर से कोई रिसेप्टर होगा, यहाँ पर वो संदेश आके जुटेगा वाइब्रेशन के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और यहाँ से ये वाइब्रेशन इस तरह पहुंच जाएगा। तो ये संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये इंट्रिंसिक। ये लिपिड हो गया और इस लिपिड में दो सतह है, ये अध्रुवीय है, नहीं ये ध्रुवीय है। अब ये ध्रुवीय क्यों है, इसका संरचना देख के पता चलता है। ये लिपिड दो तरह से बना होता है। ये लिपिड यहाँ पर फॉस्फोलिपिड, तो इसमें फास्फोरस जुटा रहेगा, और यहाँ पर ये फैटी एसिड रहता है, कार्बन की श्रृंखला, मतलब C17HCOO Na+। ये Na+ है, मतलब कि ये ध्रुवीय है, पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज है तो ध्रुवीय होगा ही, जिसके कारण ये जल को आकर्षित करता है। लेकिन ये नीचे में जो है ये अध्रुवीय है। तो अध्रुवीय है, तो ये जल को पसंद नहीं करेगा, तो जल अंदर आएगा नहीं जब तक कि जल का जरूरत ना हो। ये फॉस्फोलिपिड की पूर्ण संरचना इस तरह से होती है। ये लिपिड और ये अध्रुवीय। ध्रुवीय इसका बाहर की ओर है और अध्रुवीय अंदर की ओर, ताकि ये जलरागी हो गया और ये जल विरागी। अब कोशिका झिल्ली की कार्य क्या है, कोशिका झिल्ली कर क्या क्या सकता है? तो कोशिका झिल्ली मेनली कार्य इसका परिवहन है। परिवहन, और कोशिका झिल्ली में बीच बीच में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल का कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली को स्थायित्व देना है। तो ये कोलेस्ट्रॉल कोशिका झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करता है। और इसका कार्य परिवहन हो गया, अंतर कोशिकीय संयोजन, कोशिका विभाजन, परिवहन करेगा। अंतर कोशिकीय संयोजन हो गया। अंतर कोशिकीय संयोजन क्या मतलब है कि दो कोशिका अगर जुड़ना चाहेगी तो कोशिका झिल्ली की तरह से जुड़ेगी। फिर कोशिका विभाजन करेगी। अगर कोशिका विभाजन करेगी तो झिल्ली सबसे पहले, झिल्ली जो बीच से ही मुड़ के इस तरह हो जाती है, वो कोशिका विभाजन में देखेंगे। अब परिवहन का चर्चा करते हैं कि परिवहन ये किस तरह से करती है। परिवहन तीन तरह से हो सकता है: सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, सुसाध्य परिवहन। तो परिवहन ये, और परिवहन में सक्रिय परिवहन में ऊर्जा लगती है, निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा नहीं लगती है, सुसाध्य परिवहन में ही ऊर्जा नहीं लगती है। और ये जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन पर रिसेप्टर रहते हैं, तो जिस का रिसेप्टर मिल जाएगा वही अंदर आ सकता है। और बाकी कोशिका झिल्ली की संरचना
हमने देख लिया कोशिका झिल्ली में किस प्रकार परिवहन होता है। तो परिवहन के प्रकार, पहला होगा सक्रिय परिवहन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट उन अणुओं के लिए होता है जो कि किसी भी कोशिका झिल्ली से पार नहीं कर सकता है, मतलब लिपिड से पार नहीं कर सकता। तो उसके लिए विशेष प्रोटीन चाहिए जो कि उस अणु को इस कोशिका की तरफ या कोशिका के बाहर कर दे। तो उसके लिए सक्रिय परिवहन यानी ऊर्जा की जरूरत होगी। वैसा अणु जिसके गमन के लिए ऊर्जा एटीपी के रूप में की आवश्यकता है। तो उसको हम सक्रिय परिवहन कहते हैं। हमारे कोशिका झिल्ली में बहुत सारे पंप होते हैं जो कि कोशिका के सक्रिय परिवहन के लिए आवश्यक हैं। तो जैसे सोडियम पंप हो गया, पोटेशियम पंप हो गया। सोडियम पोटेशियम पंप से सक्रिय परिवहन ग्रुप में किसी भी सोडियम पंप इस तरह का होता है जैसे प्रोटीन ये हो गया कोशिका झिल्ली में, यहाँ पर ये लिपिड है, तो यहाँ पर Na+ लगा रहेगा। और अगर यहाँ पर पोटेशियम रहा तो ये पोटेशियम पंप हो गया। तो ये सोडियम पंप और ये पोटेशियम पंप। सोडियम पंप, पोटेशियम पंप। तो इससे क्या होगा ना कि ये जो Na+ है और यहाँ पर भी Na+ है, तो जो जल रागी है तो जल रागी इससे पहुंच सकता है क्योंकि इसको इससे अलग रखा गया है। तो इस तरह से ये आएगा, कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर जा सकता है, लेकिन इसके लिए ऊर्जा चाहिए। अब दूसरा परिवहन है निष्क्रिय परिवहन। और ये सक्रिय परिवहन जो है ना सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है, क्योंकि अगर हम जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाए, जैसे मान लीजिए किसी घर में 10 आदमी है और किसी घर में 2 आदमी है, तो आदमी मतलब कि जिसकी सांद्रता उच्च हो, या ऐसे मान लीजिए कि किसी बोतल में 10 लीटर पानी है और किसी नीचे रखा या बोतल है, दोनों में 2 लीटर पानी है। अगर दोनों को खोल दिया जाए तो 10 लीटर से 2 लीटर की तरफ जाएगा, ये 2 लीटर से 10 लीटर तक तो जाएगा नहीं। अगर 2 लीटर से 10 लीटर की तरफ हमको भेजना है तो उसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह इसमें होता है कि इधर अगर ज़्यादा है और इधर कम है, तो इधर से अगर हमको इधर भेजना है तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उसी फोर्स के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अब निष्क्रिय परिवहन, जिसमें ऊर्जा नहीं चाहिए, ऊर्जा नहीं चाहिए तो विसरण के द्वारा भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ से हमको यहाँ लाना है तो इसके लिए कोई ऊर्जा नहीं लगेगा, ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। तो ये विसरण के द्वारा निष्क्रिय परिवहन होता है। विसरण में ऊर्जा नहीं चाहिए, इसका मतलब कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। सांद्रता का मतलब ये है कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, कि उस तरफ ज्यादा आदमी, ज्यादा पानी है तो कम पानी, तो ज्यादा पानी से कम पानी तरफ तक जाएगा। इसके बाद एक सुसाध्य परिवहन होता है। सुसाध्य परिवहन जिसमें परिवाहक प्रोटीन की आवश्यकता हो, मतलब कि उसको परिवहन करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता हो, जैसे इसमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ रही थी। अब ये इसमें ऊर्जा अगर नहीं चाहिए तो ये विसरण के रूप में इस लिपिड से भी पार्श्व हो सकता है, क्योंकि जो लिपिड रागी अणु है, लिपिड से जिसको प्यार है, मोहब्बत है, वो उससे आ जा सकता है, लेकिन प्रोटीन से तो आ ही जाएगा क्योंकि प्रोटीन तो खुला ही है, और लिपिड से भी आ जा सकता है। तो इसके लिए निष्क्रिय परिवहन विसरण। और सुसाध्य परिवहन मोर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आना है, तो उसमें ऊर्जा तो लगेगा नहीं, लेकिन इस प्रोटीन के पंप द्वारा ही आएंगे, ये सुसाध्य परिवहन।
इसमें परिवाहक प्रोटीन की आवश्यकता हो। अब इस तीनों में अंतर देखते हैं, तीनों को एक तरह से समझते हैं। इसी देखिए कोशिका झिल्ली है, मान लीजिए कोई अणु है, अणु क्या है, मान लीजिए पानी है, तो इधर 10 लीटर पानी है, इधर 2 लीटर पानी है। हमको पानी को इस तरफ लाना है, इस तरफ हम किस तरह से लाएंगे? ये लिपिड देखे तो आएगा नहीं, क्योंकि इधर अध्रुवीय अणु है, तो इस तरफ से आएगा, इस प्रोटीन के थ्रू। अब इस प्रोटीन के थ्रू आने के लिए अगर हम 10 लीटर से 2 लीटर की तरफ भेजें तो ये आसानी से चला जाएगा, तो इसको बोलेंगे सुसाध्य परिवहन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन अगर हम 2 लीटर से 10 लीटर की तरफ भेजें इधर से इधर, तो इसके लिए हमको इसको बोलेंगे सक्रिय परिवहन। और अगर कोई लिपिड में घुलनशील अणु हो गया, जैसे कोई भी अध्रुवीय पदार्थ ले लीजिए, जैसे कोई भी कार्बनिक यौगिक हो गया, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, इसका जरूरत तो कोशिका में होता नहीं है, फिर भी अगर मान लें तो मीथेन अगर आएगा तो इस तरफ से वो आ सकता है, तो इसके लिए सिंपल विसरण। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि ये इस तरफ से इस तरफ भी तो जा सकता है, लेकिन अगर इस तरफ से इस तरफ जाएगा तो ये इस तरफ से जाएगा, प्रोटीन की तरफ से, इस तरफ से नहीं जाएगा, तो ये सिंपल विसरण हो जाएगा 10 लीटर से 2 लीटर की तरफ। ये तीनों में यही अंतर है जो साध्य विसरण में। तो इसका एक सिंप्लीफाइड चार्ट बना देते हैं। अंतर देखिए, सक्रिय, निष्क्रिय, सक्रिय, निष्क्रिय और सुसाध्य, ये तीनों परिवहन के प्रकार हैं। ऊर्जा, इसमें ऊर्जा लगेगा तो सक्रिय है। निष्क्रिय में ऊर्जा लगेगा, नहीं लगेगा, माइनस। सुसाध्य में ऊर्जा लगेगा, नहीं लगेगा, माइनस। परिवहन प्रोटीन की आवश्यकता, सक्रिय में परिवहन प्रोटीन की आवश्यकता है। निष्क्रिय में परिवहन प्रोटीन की आवश्यकता है, नहीं है, और सुसाध्य में है। अब परिवहन संतृप्तता एक वर्ड होता है। यानी कि ट्रांसपोर्ट मैचुरेशन, कि अगर हमको लेके बहुत सारा भेजना है जल का अणु, तो जितना उसमें रहेगा प्रोटीन उतना ही ना भेज सकते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट जितना होगा, कि जैसे कि यहाँ पर ये 2 ही प्रोटीन है, 2 ही प्रोटीन यहाँ पर कोशिका झिल्ली के बीच में है, तो 2 अणु 2 बार एक बार में पार होगा, तो एक अणु मैक्सिमम 2, एक बार में 2 ही अणु मैक्सिमम पार हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। तो जिसमें परिवहन प्रोटीन की आवश्यकता होगी उसी में ना परिवहन संतृप्तता होगी। अब मान लीजिए हमको लिपिड से भी आ जा सकते हैं, तो परिवहन संतृप्तता क्या होगी? नहीं होगी उसमें परिवहन संतृप्तता। तो सक्रिय में परिवहन संतृप्तता है, निष्क्रिय में नहीं है, और सुसाध्य में है। ये सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन और सुसाध्य परिवहन के अंतर। कोशिका झिल्ली इस तरह से खत्म हुआ। अब कोशिका भित्ति पढ़ते हैं। कोशिका भित्ति अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।